आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पृष्ठ 2.53 वाङ्मय 63 लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुरुषार्थ और परिश्रम। आइए सुनते हैं। साथियों, युग के अनुसार मान्यताएं एवं धारणाएं परिवर्तित होती रहती हैं। कालचक्र हर अच्छे बुरे को फलने फूलने का अवसर देता रहता है। आज से कई वर्ष पूर्व परमहंस बाबा राघवदास जी भूदान पदयात्रा में हमारे जनपद में आए थे। अपने प्रवचन में उन्होंने इसी मत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि प्राचीन काल में वह व्यक्ति समाज का आदर्श माना जाता था जो धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ होता था। मध्यकाल में तलवार का धनी व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता रहा। अंग्रेजी शासन काल में हमारी मान्यता ने फिर करवट ली। न तो धनुर्धारियों की महिमा रह गई और न तलवारधारियों की, वरन जो भाषण देने की कला में प्रवीण हो वह श्रेष्ठ माना जाने लगा। दूसरे इस काल में बाबूगिरी को प्रोत्साहन मिला। समाज का बड़ा आदमी वह बना जो अपने हाथों से कोई काम न करे, जिसके यहाँ कोई खिदमतगार सेवा के लिए लगा हो, जो अपने हाथ से एक तिनका भी न छुए। इस मर्यादा ने सब पर अपना प्रभाव डाला। बच्चों का पालन पोषण भी इसी दृष्टि से होने लगा। वे अधिक से अधिक नाजुक बदन बनाए जाने लगे। अक्षर ज्ञान से प्रवीणता की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और रचनात्मक प्रतिभा अथवा कामकाज करने की ओर कम। खेती, वाणिज्य, व्यवसाय आदि पेशे निम्न कोटि के माने जाने लगे। इनको करने वाले छोटे किसान और व्यापारी सर्विस पेशा वालों के सामने नीचे माने जाने लगे। लेकिन युग तो करवट लेता रहता है। युग तो करवट लेता रहता है। मान्यताएं बदलती रहती हैं। एक के गर्भ से दूसरे का जन्म होता रहता है। स्वतंत्र भारत के साथ कुछ नई मान्यताएं बनी। अब श्रम और सेवा का युग आया है। जो व्यक्ति अपने हाथों अधिक से अधिक काम करता है वह समाज का आदर्श पुरुष माना जाने लगा। और जिसने समाज की सेवा में अपने व्यक्तित्व, सुख और संपन्नता का परित्याग किया, उन्हें समाज ने श्रेष्ठता की उपाधि से विभूषित किया। अधिक बोलने वालों की महिमा अब धीरे धीरे कम हो रही है। जनता यह स्वीकार करने लग गई है कि वे केवल वाचाल हैं। नित्य प्रति देखते हैं कि जिस प्रकार आज से 10 वर्ष पूर्व नेताओं की मीटिंगों में भीड़ इकट्ठी होती रहती थी, अब नहीं होती। अब नहीं होती। बड़े बड़े नेता आते हैं परंतु जनता में कोई उत्साह नहीं होता। लोग मीटिंगों और सभाओं से ऊब गए। अब उन लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है जो रचनात्मक प्रतिभा अपने में रखते हैं और जनसाधारण की सच्ची सेवा करके उनके स्तर को उठाने की ओर कार्यरत हैं। वह समय लद गया। वह समय लद गया जब काम न करने वाले और दूसरों पर अधिकाधिक आश्रित रहने वाले ऊंचे माने जाने वाले ऊंचे माने जाते थे। ऐसे राजाओं महाराजाओं के लड़के अब बाजारों में इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई उन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देखता। अब युग आया है। युग आया है कि अपने हाथों काम करने वाले और स्वावलंबी जीवन बिताने वाले समाज के श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं। यह निश्चित है। यह निश्चित है कि स्वतंत्र भारत के विकास के साथ इस मान्यता की
अधिकाधिक पुष्टि होगी। घर का धंधा भी देखें, बच्चों को इसी मान्यता के अनुसार ढालने की जरूरत है। इसके लिए सबसे बड़ा काम यह है कि शुरू से ही बच्चों में काम करने की आदत डालें। जिसके यहाँ जो पेशा होता हो, अपने बच्चों को उसमें लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। 14-15 वर्ष का बच्चा इस योग्य होता कि माँ बाप के काम में कुछ हाथ बटा सके। मेरे यहाँ एक अच्छे कृषक पांडे जी का बच्चा पढ़ता है। जब भी हमें उनके घर जाने का अवसर मिला, हमने यही देखा कि कहीं वह लड़का भैंस बांध रहा है, कहीं बैलों को चारा दे रहा है, तो कहीं खेत में सिंचाई कर रहा है। पढ़ाई के समय के बाद नित्य सवेरे शाम वह अपने गृहस्थी के कामों में हाथ बटाता है। उसकी यह आदत हमें बहुत अच्छी लगी। इसके विपरीत ऐसे भी युवक मिले जिनके माँ बाप आर्थिक दृष्टि से अधिक संपन्न नहीं हैं। बेचारे शाम तक कड़ी मेहनत करके अपनी जीविका चलाते हैं, पेट काट कर कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने में प्रयत्नशील हैं, लेकिन उनके बच्चे के मन में यह धारणा बैठ गई है कि अब तो वह बीए में पहुंच गया है, बड़ा आदमी बन गया है, अपने हाथों काम करने से उसके मित्र उसकी हंसी उड़ाएंगे। इसी मिथ्या धारणा में वे छुट्टियों के दिन घर पर पड़े पड़े सोया करेंगे या गांव में इधर उधर मटर गश्ती में अपना समय काट डालेंगे। उनकी आंखों के सामने ही घर के अन्य लोग बेचारे मेहनत करते रहेंगे, लेकिन वे उनके कामों में तनिक भी हिस्सा बटाने की इच्छा तक प्रकट न करेंगे। उनके इस दोष के कारण साथियों, उनके इस दोष के कारण घर वाले भी उन्हें सम्मान अथवा प्यार की दृष्टि से नहीं देखते। गांव के भी सब लोग इस बात को अच्छा नहीं समझते। इसलिए माँ बाप को बचपन से ही इस ओर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई कोई गोलू के बैल जैसी तो है नहीं कि उससे छूटने के बाद बैल से कोई काम न लिया जाए। सरकार भी अब इस ओर अधिक ध्यान दे रही है। स्कूलों में प्रसार योजनाएं चालू की गई हैं। कुछ न कुछ कृषि की शिक्षा हर स्कूलों के साथ इसलिए लगाई गई है ताकि भारत का मुख्य पेशा कृषि की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाए। अब तरह तरह के उद्योग खोलकर बच्चों को उसमें लगाया जाता है। गांधी जी के बेसिक शिक्षा के सिद्धांत कर्म द्वारा शिक्षा को सबने सही स्वीकार किया और उसके अनुसार स्कूलों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ भी है। नंबर 1, सरकारी प्रयास तभी कुछ सफलीभूत हो सकता है जब अभिभावकों का पूरा सहयोग उसे मिले। और अभिभावकों का सबसे बड़ा सहयोग यह है कि बच्चों को अपने व्यवसाय एवं गृहस्थी के कामों में अवश्य लगाएं। स्कूल से सवेरे शाम मिलाकर 4-5 घंटे का समय मिलता है। इसमें से बच्चों के विश्राम एवं मनोरंजन व खेल कूद के लिए भी समय दिया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम 1-2 घंटा तो नित्य उन्हें कृषि, गौ सेवा, दुकानदारी अथवा कला कौशल के कामों में लगाना ही चाहिए। इस बात की सतर्कता माँ बाप अवश्य करते हैं कि उनके निर्बल कंधों पर कोई भारी बोझ न डाल दें। जैसे कृषक अपने बच्चों से बोझ ढोने अथवा सिर के ऊपर कोई वजनदार चीज ले जाने का काम न सौंपें। सिर पर बोझा ढोने का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे उसका विकास अवरुद्ध होता है और परिणामतः बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है।
दूसरे भारी काम करने से बच्चे की रुचि भी उस ओर से हटने लगती है। नंबर 2, बच्चों में अपने पैतृक पेशे के प्रति रुचि भी पैदा करनी चाहिए। बच्चों को ही तो थोड़े समय बाद अपने पिता की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। यदि वह प्रारंभ से उसमें रुचि नहीं लेता और ठीक प्रकार की जानकारी नहीं रखता तो थोड़े समय बाद सहसा पिता की मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से अचानक कोई संकट आने पर हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। वह हताश हो जाता है और कुछ कर नहीं पाता। इसलिए पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चे को सब कुछ सिखाता जाए। कृषक के लड़कों को पिता के साथ खेतों को देखने जाना चाहिए। पैदावार की जानकारी रखनी चाहिए। अपने गाय, बैल, भैंस आदि की संख्या तथा उसकी अच्छाई बुराई को समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि गृहस्थी के दिन प्रतिदिन के समस्त कार्यों का साधारण ज्ञान बच्चे को धीरे धीरे अवश्य करा देना चाहिए ताकि वह भावी जिम्मेदारी को संभालने के लिए सक्षम बन सके। नंबर 3, घर और परिवार की आर्थिक परिस्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो और घर में चाहे कई नौकर काम के लिए लगे हों, पुत्र इकलौता होने के कारण बड़ा दुलारा हो, लेकिन समझदार माता पिता को यही चाहिए कि बच्चे को अपने निज के सब काम करने को प्रोत्साहित करे। जैसे स्नान के बाद धोती धोने का काम नौकर को नहीं, बच्चे को स्वयं करना चाहिए। हाथ मुंह धोने तथा नहाने के लिए पानी नल अथवा कुएं से उसे स्वयं निकालना चाहिए। अपना बिस्तर स्वयं बिछाना चाहिए। अपने छोटे छोटे काम बच्चे को स्वयं करते रहने की आदत पड़े। इससे उनमें स्वावलंबन की भावना आती है। बच्चा परमुखापेक्षी नहीं होता। आगे चलकर आज की यह छोटी आदतें उसके बड़े काम की सिद्ध होती हैं, जो माता पिता दुलार की अधिकता के कारण बच्चे को तो कुछ नहीं करने देते और स्वयं उसके सब कामों को करके उसके प्रति स्नेह भाव का प्रदर्शन करते हैं। वे स्वयं जानबूझकर बच्चे के पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। उसके भावी जीवन को सुख और शांतिमय बनाने के लिए उसे स्वावलंबी बनाना आवश्यक होता है। साथियों, ये कुछ बातें थीं जो आपको पढ़कर सुनाई और एक और बात रह गई। नंबर 4, बच्चे के दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। आइए सुनते हैं। श्रम के प्रति जो उपेक्षा भाव आज पर्याप्त है, लोग उसे नीची निगाह से देखते हैं, वह हीन भावना बदलनी चाहिए। अपने बड़प्पन की कसौटी अब काहिली नहीं, कर्मठता होनी चाहिए। जो बड़ा आदमी काहिल, अपने हाथों अपना कोई भी कार्य कर सकने में असमर्थ, वह बड़ा नहीं, वरन दो कौड़ी का है। यह विचार अच्छी तरह बच्चे के हृदय में बिछा देने चाहिए। चलते समय अपने छोटे छोटे सामान को अपने हाथों उठा ले जाने से युवकों को शर्म और संकोच करने की अब जरूरत नहीं है और न उसकी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की आँच आती है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन में से आज के युवकों को शिक्षा लेनी चाहिए। वे विद्या के सागर थे, मगर सदैव साधारण वेशभूषा में रहना उन्हें प्रिय था। प्रथम साक्षात्कार में देखने मात्र से उनकी योग्यता एवं महानता का परिचय लगाना कठिन था। वे एक दिन ट्रेन से किसी बड़े शहर को जा रहे थे। जब गाड़ी रुकने पर वे वहां उतरे तो क्या देखा?
देखा कि एक युवक भी उसकी उसी गाड़ी से उतरा है। उसके पास एक अटैची है जिसे स्टेशन से थोड़ी दूर आगे तक ले जाने के लिए वह कुली को खोज रहा है। युवक द्वारा थोड़ी देर प्लेटफॉर्म या जोर जोर से पुकारने पर भी कोई कुली न मिल सका। युवक बेचारा बड़ा निराश सा लगने लगा था। इतने में ईश्वर चंद जी उसके सामने आए और उसकी अटैची उठाकर अपने कंधों पर रखकर युवक से चलने का संकेत किया। युवक ने समझा कोई कुली होगा। वह आगे आगे चलने लगा और पीछे पीछे अटैची लिए हुए विद्यासागर जी। जब युवक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो अटैची उतरवा ली और वह विद्यासागर जी को पैसे देने लगा, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। दूसरे दिन उसी शहर में विद्यासागर जी का भाषण होने वाला था। ईश्वर चंद विद्यासागर जी के नाम तथा योग्यता से सभी पढ़ा लिखा समुदाय परिचित था। वह युवक भी उनके भाषण को सुनने के लिए गया। अपार भीड़ थी। उनके दर्शनों के लिए जब विद्यासागर जी मंच पर आए तो जहां हजारों ने उन्हें देखकर करतल ध्वनि की, उस युवक बेचारे के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि यह तो वही कुली है जो कल मेरी अटैची लाया था। शर्म के मारे वह बेचारा धरती में गड़ गया। जब सभा समाप्त हुई तो वह अपने हृदय को भारी वेदना को लिए जाकर विद्यासागर जी के चरणों में गिर गया। विद्यासागर जी ने पहचान कर उसे गले लगाया और कहा, बेटा तुम राष्ट्र के कर्णधार हो, तुम्हारे ऊपर ही देश की भारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। यदि तुम अटैची का हल्का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकते तो देश की भावी जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठा सकोगे। युवक ने सब कुछ समझ लिया। उस दिन से उसने अपना सारा काम स्वयं करने का संकल्प किया, जिससे उसकी योग्यता तथा प्रतिभा में भी निखार आया। आज के युवकों को भी विद्यासागर जी के आदर्श से प्रेरणा लेनी है। आज दास्ता वाला युग लद गया। एक समय था जब हम अपनी सारी कठिनाइयों के लिए अंग्रेजी सरकार का मुंह ताका करते थे, उसे ही दोष भी दिया करते थे। अब तो देश स्वतंत्र है। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अपनी सारी परेशानियों, कष्टों, अभावों को स्वयं ही तो दूर करना है। अपने ही पैरों पर खड़ा होने से अपनी मंजिल तय होगी। अपने ही हाथों करने से अपने कार्य पूरे होंगे। अपने ही सोचने और समझने से बुद्धिमानी का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर क्यों ना भावी भारत की सुंदर कल्पना के लिए हम अपने युवकों को उस दिशा में समुचित प्रेरणा दें। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी पुस्तक के विषय सहयोग वृत्ति का कैसे विकास हो। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा।